नमस्कार, डीजेना न्यूज के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हमारा यह कार्यक्रम इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी के लोकप्रिय कॉलम राजवाड़ा टू रेजिडेंसी पर आधारित है। इस कॉलम में हम पेश करते हैं सप्ताह भर की वो चटपटी चुटीली खबरें जिनकी बहुत चर्चा होती है बल्लभ भवन में, न्यायिक क्षेत्र में और सत्ता के गलियारों में। ये वो खबर है जो सुनी सुनाई होती है, कहीं अनकही होती हैं, और इन खबरों को लेकर खूब सारी बातें पॉलिटिकल एरिना में या ब्यूरोक्रेसी में चलती रहती है। इन चटपटी खबरों का आप भी आनंद लीजिए। अरविंद तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत है। अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी की जो मजबूती है उसकी आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि किस खूबसूरती और संजीदगी के साथ, और जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही नफासत और नज़ाकत के साथ उन्होंने सारे मामले को साइड ट्रैक करके अपनी मजबूत स्थिति को एक बार फिर से दिखा दिया। प्रतीक जी, शिवराज सिंह चौहान की एक खासियत है कि वो डाउन टू अर्थ हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, बहुत विनम्र हैं, सज्जन हैं, सहनशील हैं और संवाद में भरोसा रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हालात हमने देखे और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, जिस तरह से मूवमेंट्स शुरू हो गए थे और ये चर्चाएं तरह तरह की चल पड़ी थी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, तो मेरा ऐसा मानना है कि शिवराज सिंह चौहान को यदि कोई कमज़ोर आंक रहा है तो एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। शिवराज जी लो प्रोफाइल हैं, लेकिन हर बात पे उनकी नज़र रहती है, उनके ऑब्जर्वेशन बड़े सटीक हैं और पिछले 16-17 साल में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हुए वे रग रग से, यहाँ की राजनीति की रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। और दूसरा ये कि शांत रहते हैं, सहनशील हैं, लेकिन मौका आने पर अपने विरोधियों को, जिनकी नज़र उनकी कुर्सी पर है, उनकी हैसियत याद दिलाने में भी पीछे नहीं रहते हैं। और शिवराज सिंह चौहान आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के देश के जो गिने चुने 4-5 बड़े नेता हैं उनमें शामिल है। बहुत कम ऐसे नेता हुए जिन्हें किसी राज्य का इतने सालों तक नेतृत्व करने का मौका मिला और इस दौर में वो जनता से उनका सतत संवाद बना। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है, रिकॉर्ड बन गया। दूसरा, ये इतने लंबे समय से हैं कार्यकर्ता, उसके पहले विद्यार्थी परिषद की राजनीति की, युवा मोर्चे की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की राजनीति की, तो ग्राउंड लेवल का उनका संबंध है, पार्टी के नेताओं को समय देते हैं, विधायकों को समय देते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में यदि शिवराज सिंह चौहान को कहीं कोई कमजोर आंक रहा हो तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। और हमें इस चीज का एहसास हो गया पिछले दिनों जो मूवमेंट चला और जिस तरीके से बाद में शिवराज सिंह चौहान मजबूत होकर उभरे, उससे स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं कमजोर नहीं है और उन्हें जो लोग कमजोर आंक रहे हैं वो एक बड़ी भूल कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह मुझे ये भी नजर आती है अरविंद जी की उनका संघ के साथ जो तालमेल है, समन्वय है, वो बहुत अच्छा है। इस वजह से शिवराज जी संघ के बड़े निष्ठावान माने जाते हैं और संघ के एजेंडे को यदि हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने, हिंदुस्तान के भाजपा शासित राज्यों में संघ के एजेंडे को यदि किसी मुख्यमंत्री ने पूरी शिद्दत से लागू करने का अगर प्रयास किया और प्रयास ही नहीं किया, लागू करके दिखाया, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। इसलिए वो संघ के भी बड़े प्रिय पात्र हैं। ये जो मेल मुलाकातों का दौर चल रहा था अरविंद जी, उसमें एक तस्वीर जो अखबारों में छपी उसने इस पूरे मेल मुलाकातों का रुख ही पलट कर रख दिया। एक तस्वीर ने तस्वीर बदल दी। जी, एक तस्वीर ने तस्वीर बदल दी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने देखा 15 दिन मध्य प्रदेश में जबरदस्त पॉलिटिकल मूवमेंट चला। कैलाश विजयवर्गीय की भोपाल यात्रा से वो मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली गए, नरोत्तम मिश्रा भोपाल में नेताओं से मिले, दिल्ली से कुछ नेता आए वो भोपाल में मिले। लेकिन इस सब में बड़ा चौंकाने वाला मूवमेंट था वीडी शर्मा जी जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुहास भगत जो संगठन महामंत्री हैं और हितानंद शर्मा जो सह संगठन मंत्री, इनका जो मूवमेंट हुआ उसको सबसे चौंकाने वाला माना जाता है। क्योंकि आप ये बात अच्छे से मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन महामंत्री रहता है उनकी भूमिका बड़ी इतर मानी जाती और संगठन महामंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी में संघ का नुमाइंदा। जब ये इन तीनों का जो दिल्ली का मूवमेंट हुआ और उस मूवमेंट के दौरान कई नेताओं से इनकी मेल मुलाकात हुई, नरेंद्र सिंह तोमर से मिले और भी मध्य प्रदेश के कई नेताओं से मिले, केंद्रीय पदाधिकारी। लेकिन प्रहलाद पटेल से जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से जो मुलाकात हुई और उसकी जो तस्वीर सामने, आपने भी देखी होगी वो तस्वीर, कि उस तस्वीर में प्रहलाद पटेल के बंगले के गार्डन की वो तस्वीर थी, उसमें तीनों पदाधिकारी थे और प्रहलाद पटेल एक बहुत ही लाइट मूड में टी शर्ट और हाफ पैंट में उस तस्वीर में थे।
तो मुझे लगता है कि उस तस्वीर के सामने आने के बाद एक तो बड़ी आपत्ति इस बात पे सामने आई एक बड़े वर्ग की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री को किसी मंत्री के यहाँ जाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी। और दूसरा कि वो उस तस्वीर में जिस भूमिका में प्रहलाद पटेल थे, कहीं ना कहीं ये माना गया कि प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर नेता और वहाँ मौजूद सुहास भगत जैसे संघ के नुमाइंदे का मिलन इस स्वरूप में नहीं होना चाहिए था। तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ऐसा मानते हैं कि उस तस्वीर के आने के बाद बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई और जो बात मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर शुरू हुई थी, जो सुबुगाट शुरू हुई थी, जो नेताओं का मेल मिलाप शुरू हुआ था, उसने एक अलग ही रूप ले लिया। और इसी दरमियान सिंधिया जी एक ब्रांड के रूप में भारतीय जनता पार्टी में स्थापित होते जा रहे हैं। जिस तरह से भोपाल की यात्रा के दौरान लोग उनसे मिलने को आतुर थे, लोग उनको अपने घर बुला रहे थे, और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उनका आत्मीय स्वागत किया, बाहों में जकड़ लिया, अपने हाथ से कटोरियों में एक दूसरे को खाना परोसा जा रहा था, इस सबसे एक परसेप्शन ये बना कि आने वाला वक्त अगर सिंधिया जी का है, ऐसा कोई मानता है तो गलत नहीं मानता है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में भले ही नए हो सकते हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू जबरदस्त है। अभी पिछले दिनों जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भोपाल, ग्वालियर, भिंड और मुरैना की यात्रा हुई, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ा वर्ग अब सिंधिया को अपने तारणहार के रूप में देखने लगा है। आपने बताया, आपने देखा, हमने वीडियो क्लिपिंग्स देखी, फोटो देखे कि किस आत्मीयता के साथ वी डी शर्मा ने उनका स्वागत किया, और वहाँ पर सुहास भगत, हितानंद शर्मा और इनकी मौजूदगी में खाना भी हुआ और लंबी चर्चा भी हुई। भूपेंद्र सिंह जो शिवराज सिंह चौहान के खास माने जाते हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री निवास पे भी गए, मुख्यमंत्री ने भी बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। संघ कार्यालय गए तो वहाँ क्षेत्र प्रचारक जी से जो उनकी मुलाकात और संवाद हुई, उसकी भी बड़ी चर्चा है। और आखिरी में गोपाल भार्गव जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और समय समय पर जिनकी नाराजगी सरकार को लेकर सामने आती है, उनके यहाँ पर सिंधिया जी ने डिनर किया। तो एक तरह देखिए आपकी सिंधिया तो सबसे मेल जोल बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित नेता हैं, उसमें चाहे युवा बुजुर्ग नेता हो, नई पीढ़ी के नेता हो या युवा हो, उन सब में भी इस बात की बड़ी, उनमें भी एक वो था कि सिंधिया आए, उनके निमंत्रण को स्वीकार करें, उनके साथ बैठे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भविष्य की मध्य प्रदेश में भविष्य जो है, जिन भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं का भविष्य बहुत मजबूत है, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी ब्रांड वैल्यू तो निश्चित तौर पर है। और मतलब चौंकाने वाली जानकारी जो सामने आ रही है कि अब सिंधिया भविष्य में कब भोपाल आएंगे, कब मिलेंगे, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई मंत्री, कई पदाधिकारी चाहते हैं कि अगली बार जब भी सिंधिया आए तो इस बार जैसे कुछ नेताओं के गए थे, हमारे यहाँ भी आए, हमारे साथ लंच लें, हमारे साथ डिनर लें, हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट पे आए। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। सिंधिया जी का जिक्र हो तो दिग्विजय सिंह जी का जिक्र बहुत सहज रूप से चलाया जाता है। जिस तरह से सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी में आके अपने आप को लगभग बदल सा लिया है, वैसे ही दिग्विजय सिंह का भी रुख इन दिनों बदला सा है। मेरे राजा बदले बदले से नजर आते हैं। जिस तरह से पहले वो सक्रिय रहा करते थे बहुत सारे मामलों में और कमलनाथ के साथ कदम से कदम मिला के चला करते थे, अभी थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया, सीमित दायरे में ही वो रह के बात कर रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वो नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के बूथ लेवल तक के वर्कर्स की उन्हें पहचान है। लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। हमने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में देखा, और उसके बाद भले ही वो चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हों, अभी भोपाल का पिछला चुनाव लड़े उसके पहले, लेकिन वो लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे। और पिछले विधानसभा चुनाव के पहले तो वो हर जिले में गए थे और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि सारे गिले शिकवे दूर करो, एक बार कांग्रेस को सरकार में आने दो, उसके बाद हम सब जो आपके गिले शिकवे वो निपटा लेंगे। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो दिग्विजय सिंह की बड़ी अहम भागीदारी उस सरकार में थी। सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसले, खासकर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े जो फैसले हैं, उसमें दिग्विजय सिंह अहम भूमिका में थे। 4-5 प्रमुख विभाग जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें दिग्विजय सिंह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता था। लेकिन कांग्रेस जैसे ही सत्ता से गई और उसके कुछ दिनों बाद दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में सक्रियता कम हो गई। संगठन से जुड़े फैसलों में उनकी भागीदारी इन दिनों तो नगण्य दिख रही है। अभी कुछ दिनों पहले कमलनाथ ने जिला प्रभारी बनाए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी सौंपी।
तो मुझे नहीं लगता कि उस सूची में कहीं दिग्विजय सिंह का कोई इम्पैक्ट हमको नजर आ रहा हो। दिग्विजय सिंह सामान्यतः अपनी छाप छोड़ते हैं ऐसे उसमें, लेकिन इस बार मुझे दिग्विजय सिंह का कोई इम्पैक्ट उस सूची पे नजर नहीं आ रहा है। आपने भी देखा होगा कि इस पूरे दौर में पिछले 7-8 महीने में दिग्विजय सिंह ने अपने आप को भोपाल में सीमित कर लिया है, और अभी जब वो कोरोना संक्रमित होने के बाद वापस ठीक हुए और भोपाल लौटे, तो उसके बाद तो उनका सारा मूवमेंट जो है वो भोपाल में ही चल रहा है। तो आश्चर्य की बात है कि दिग्विजय सिंह जैसा वरिष्ठ नेता, जो एक समय में कमलनाथ के संकट मोचक माने जाते थे, संगठन से जुड़े मामलों में कमलनाथ की मदद करते थे, आखिर उन्होंने अपना दायरा इतना सीमित क्यों कर लिया? इससे इतर कमलनाथ ने जो नया कोर ग्रुप बनाया, उनकी जो नई टीम है, उसके भरोसे कमलनाथ लगातार निर्णय ले रहे हैं। और मतलब कमलनाथ निर्णय ही नहीं ले रहे, कमलनाथ ये संकेत भी दे रहे हैं कि ये सारे निर्णय जो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उन पे एक आरोप लगता था ना कि दिग्विजय सिंह के बिना कमलनाथ निर्णय नहीं लेते, और दिग्विजय सिंह की छाप दिखती है। दिग्विजय सिंह जी को उस समय शूडो मुख्यमंत्री कहा जाता था। लेकिन इस बार कमलनाथ जो निर्णय ले रहे हैं वो ये दर्शा रहा है कि ये निर्णय कमलनाथ के हैं, वो अपने कोर ग्रुप को मजबूत करने में लगे हैं, वो पार्टी में सेकंड लाइन के लीडर्स को मजबूत कर रहे हैं, फील्ड में लगातार उन्होंने अपना मूवमेंट बढ़ाया है, और दिग्विजय सिंह से कमलनाथ की दूरी चर्चा का विषय है। और इसी के साथ जिस सीमित दायरे में दिग्विजय सिंह ने अपने आप को कर लिया, उसकी कांग्रेसियों के बीच में बड़ी चर्चा है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आरटीआई, इसके बड़े चर्चे रहे हैं, और मध्य प्रदेश के भी एक आरटीआई कार्यकर्ता की या एक आरटीआई किया इस समय पूरे देश भर में जिक्र हो रहा है। और ये आरटीआई प्रधानमंत्री केयर से फंड से जुड़ी हुई आरटीआई है, और उसको लगाने वाला कौन है पर्दे के पीछे, ये राज खोलेंगे अरविंद तिवारी जी। देखिए, प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर कई आरटीआई लगी और देश भर में चर्चा का विषय, और इन आरटीआई के माध्यमों से चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा भी हो रहा है। हमारे लिए चौंकाने वाली जानकारी यह है कि ये जो आरटीआई लगी है प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर, उसमें से 25% के लगभग आरटीआई जो है वो मध्य प्रदेश से लगी है। चूंकि मामला प्रधानमंत्री केयर फंड से संबंधित है, सेंट्रल एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व है, सेंट्रल एजेंसियां अपने स्तर पर ये तहकीकात कर रही कि आखिर ये जिन लोगों ने आरटीआई लगाई है वो कौन है, किससे संबंधित है। मध्य प्रदेश का जब मुद्दा आया तो मध्य प्रदेश में भी कुछ एजेंसियां सक्रिय हुई। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही, वो ये सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश से जो आरटीआई लगी है वो एक बहुत ही पावरफुल नौकरशाह, जो पिछले 20-25 साल में कभी भी जिनके बारे में कहा जाता है कि हमेशा पावरफुल रहे, कभी भी लूप लाइन में नहीं रहे, और जो आने वाले समय में हो सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी बने, जिनको लेकर ऐसी चर्चा है। तो मध्य प्रदेश को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने ये आ रही कि ये मध्य प्रदेश से जो आरटीआई लगी है, ये सारी आरटीआई जो है उक्त नौकरशाह के जो नज़दीकी लोग हैं उनसे जुड़े लोगों ने लगाई है। इसकी पुष्टि लगभग केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी जो अलग अलग स्तर पर सक्रिय हैं वो कर चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है, और यदि किसी राज्य का कोई पावरफुल नौकरशाह जो है, बहुत मजबूत नौकरशाह अगर इसमें सक्रियता दिखाए और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके बहुत नज़दीकी माने जाते हैं उनसे जुड़े लोग यदि आरटीआई लगाकर इस तरह की जानकारी हासिल करने का प्रयास करें तो चौंकना स्वाभाविक है। अब अगर बात की जाए नौकरशाह की, बात आपने की कि बहुत पावरफुल नौकरशाह रहा और 2-3-4 महीने की लूप लाइन के अलावा वो हमेशा इसमें बने रहे, लेकिन एक मंत्री और चीफ सेक्रेटरी के बीच में जो गहमा गहमी हुई कैबिनेट की मिनिस्ट्री में, और जिसको लेकर अखबारों में खासी चर्चा हुई, और लगभग मध्य प्रदेश में उसको उस दिन की सबसे प्रमुख खबर के रूप में वो बनी कि मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी के साथ विवादास्पद स्थितियां बनी, डांट फटकार हुई, तो इसकी भी काफी चर्चा है। देखिए प्रतीक जी, कैबिनेट की जो बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी, पिछले मंगलवार को, उसके बाद जो बातें सामने आई वो ये स्पष्ट करती है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट के एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के बीच में बड़ी तल्खी है। जिस तरीके से बात हुई, मंत्री अपनी प्रतिक्रिया देते रहे, अफसर अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन सबको बड़ा आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मध्य प्रदेश के उस शीर्ष नौकरशाह से संबंध बड़े मधुर रहे हैं।
देखिए, अधिकारियों की पदस्थापना तो समय के मुताबिक बदलती रहती है। कभी पावरफुल रहते हैं, कभी पावरलेस हो जाते हैं, कभी मेन स्ट्रीम के वर्किंग से दूर हो जाते हैं, कभी मेन स्ट्रीम के वर्किंग में आते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने हमेशा उनसे संबंधों को निभाया। वल्लभ भवन में सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि जब उक्त नौकरशाह जो है पावरफुल नहीं थे, जब उन्हें लूप लाइन की पोस्टिंग में भेज दिया गया था, तब भी नरोत्तम मिश्रा उनके पास बैठते थे, उनके कमरे में जाते थे, घंटों बातें होती थी, ठहाके लगते थे। तो इसलिए लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने मजबूत रिश्ते के बीच इस तरह की तलखी की बात लोगों के गले नहीं उतर रही। तो कुछ लोगों का जो बहुत ही स्ट्रांग ब्यूरोक्रेटिक ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उनका ये कहना है कि असल में ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने जैसी स्थिति है कि मंत्री जी ने अपने तीखे तेवर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को दिखाए, लेकिन इसके पीछे उनका निशाना कोई और है। अब आप ये समझिए, जानिए सारी बातों के आधार पर कि आखिर मंत्री जी के निशाने पर कौन है। अब अगर ये बात की जाए कि जो मध्य प्रदेश पुलिस के एक आला अफसर हैं, उनको लेकर भी संघ में सोच विचार चल रहा है। देखिए, विवेक जौहरी मध्य प्रदेश के बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं और मध्य प्रदेश के बहुत कम ऐसे आईपीएस अधिकारी हुए हैं जिन्हें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को लीड करने का मौका मिला है। विवेक जौहरी बीएसएफ के डीजी आज से 2 साल पहले बन गए थे और बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है बीएसएफ के डीजी का पद। रुस्तम जी जो मध्य प्रदेश के आईजी एक जमाने में हुआ करते, तो उन्होंने भी बीएसएफ को लीड किया। कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में जब डीजी पद को लेकर बड़ी उठापटक चली, वीके सिंह हटाए गए, राजेंद्र कुमार प्रभारी डीजी बने और उसके बाद नए डीजी की नियुक्ति की बात चली, तो कमलनाथ के आग्रह पर एक हर आईपीएस अफसर का एक ड्रीम होता है अपने स्टेट का डीजी बनना। तो कमलनाथ के आग्रह पर बीएसएफ के डीजी जैसा ग्लोरीफाई पद छोड़कर विवेक जौहरी मध्य प्रदेश का डीजी बनने को तैयार हो गए। तो उस समय कमलनाथ ने कहा था कि आपकी सेवानिवृत्ति में जितना भी समय है वो तो ही है, आप 2 साल तक तो मध्य प्रदेश के डीजी रहेंगे ही रहेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक शायद सितंबर अक्टूबर जो बीता है उसमें विवेक जौहरी का सेवा काल पूरा हो चुका है, लेकिन चूंकि सरकार का आदेश था कि 2 साल मध्य प्रदेश के डीजी रहेंगे, इसलिए वो अभी उस पद पर काबिज है। लेकिन न जाने क्यों संघ और भाजपा के कुछ दिग्गजों की आपत्ति इस बात को लेकर है कि आखिर कमलनाथ का कमिटमेंट हम क्यों पूरा करें। और ये तो स्वाभाविक है कि जब रिटायरमेंट के बाद भी विवेक जौहरी यदि डीजी पद पे कंटिन्यू करेंगे तो कई मध्य प्रदेश काडर के कई ऐसे अधिकारी होंगे जो जिन्हें बिना डीजी के पद पे बैठे बिना ही जिनको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। कुछ तो होगा और कुछ निकट भविष्य में होने वाले हैं, तो ये बड़ी चर्चा है। तो इन लोगों का कहना है कि भाई कमलनाथ का कमिटमेंट पूरा करना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, और जब तक उनकी सेवा होती थी उन्होंने मध्य प्रदेश को सेवाएं दी, अब मध्य प्रदेश को किसी नए नाम पर विचार करने चाहिए। और बताइए ये न जाने क्यों इन नेताओं की, जिसमें संघ और भाजपा दोनों के लोग शामिल हैं, बड़ी इस मुद्दे पर एडामेंसी, और उन्होंने इस मुद्दे को दिल्ली तक ले जाने का फैसला किया कि यदि मध्य प्रदेश में हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम इस मुद्दे पर दिल्ली में भी चर्चा करेंगे। ये बात अलग है कि प्रतीक जी जब विवेक जौहरी मध्य प्रदेश के डीजी बन के आए थे, उसके पहले बीएसएफ के डीजी थे, और बीएसएफ के डीजी के रूप में स्वाभाविक है कि सेंट्रल होम मिनिस्टर उनके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह से बहुत नजदीकी संबंध है भाई, क्योंकि अगर आज वो मध्य प्रदेश का डीजी पद पे वहां से आए थे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के बिना सहमति के संभव नहीं था, तो इसलिए वो पर। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं में उनको लेकर बड़ी एडामेंसी है। अब बात करें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक की, तो वो इंदौर थे, 8 दिन इंदौर में रहे, लेकिन वो जिस मकसद से इंदौर में आए थे वो मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने इशारा भी किया है कि जस्टिस मोहम्मद रफीक अलग अलग हाईकोर्ट की बेंचेस में जाके, में प्रिंसिपल बेंच जबलपुर की है, वहाँ उन्होंने बार और बेंच से संवाद किया, ग्वालियर गए वहाँ बार और बेंच से संवाद किया, फिर इंदौर आए थे। यहाँ आने का मकसद भी उनका था कि मैं बार और बेंच से संवाद करूँ और निकट भविष्य में जो एडवोकेट फेटर्निटी से हाईकोर्ट जजेस बनाया जाना है उसके बारे में, उसको लेकर कुछ अच्छे नाम सॉल्व करूं। लेकिन प्रतीक जी उनके आने के पहले इस मामले को लेकर जो प्रचार प्रसार हो गया और कुछ नाम जिस तरीके से सामने आ गए, मुझे लगता है कि जस्टिस मोहम्मद रफीक को पसंद नहीं आया।
और इंदौर रहे वो रेगुलर सिटिंग भी रही उनकी हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर न बाहर से संवाद किया न बेंच से संवाद किया। तो बड़ी चर्चा है विधि क्षेत्र में इस बात की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और सीनियर एडवोकेट्स भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जजेस को लेकर जो नाम सामने आ गए जिस तरीके से, और जो चर्चाओं का दौर अखबारों में शुरू हो गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थे, और इसलिए इस यात्रा के दौरान उन्होंने इस मुद्दे से अपने आप को दूर रखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जंबो कार्य समिति बनाई है, 402 लोगों की कार्य समिति। इस 402 लोगों की कार्य समिति में इस बात की तो चर्चा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में, भाजपा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्य समिति बनी है, लेकिन इससे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि कुछ बहुत सारे दिग्गजों के नाम इसमें छूट गए। जी, बहुत बड़ी कार्य समिति है, और ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को हर जिले में एडजस्ट करने के चक्कर में लगभग 68 लोग, ये बहुत बड़ी हो गई संख्या सिंधिया जी के समर्थक है। लेकिन मतलब चौंकाने वाले जो नाम हैं, 2-3 नामों का उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि सुरेंद्र नाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान के ब्लाइंड सपोर्टर माने जाते हैं भोपाल में, और भोपाल विकास प्राधिकरण में शिवराज जी ने उनको लंबे समय तक काम करने का मौका दिया। बाद में वो भोपाल से विधायक रहे, भोपाल मध्य से। मम्मा उनके बहुत खास हैं, मम्मा बिल्कुल खास आदमी हैं। और नियमित तौर पर मिलना जुलना शिवराज जी का इस टीम के साथ होता रहता, जिन लोगों से होता उसमें मम्मा भी शामिल है। लेकिन भोपाल के कद्दावर नेता सुरेंद्र नाथ सिंह कार्य समिति में नहीं है। महेंद्र हार्डिया संतुलन वाले नेता माने जाते हैं, सबसे सामंजस्य 4 बार के विधायक हैं, और बहुत संजीदा नेता है, वो कार्य समिति में नहीं है। और कैलाश जोशी, जिन्होंने जनसंघ जनता पार्टी और भाजपा के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, अभी कुछ साल पहले ही जिनका निधन हुआ, और उनके बेटे दीपक जोशी जो खुद 3 बार विधायक रहे, वो भी कार्य समिति में नहीं। तो आखिर बड़ा चौंकाने वाला माना जा रहा है कि आखिर ये नाम कैसे छूट गए और क्यों छूट गए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में भी चर्चा है। और अब चर्चा इस बात की भी है कि इस महीने में जब भोपाल के कमिश्नर रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह जो कमिश्नर बनेगा, क्या उसका इंदौर से कोई कनेक्शन रहेगा? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है प्रतीक जी कि भोपाल का नया कमिश्नर कौन होगा। इंदौर और भोपाल के कमिश्नर और कलेक्टर को लेकर हमेशा ब्यूरोक्रेसी में चर्चा होती है, और जिस तरह से मैंने आपसे कहा ना कि आईपीएस अधिकारी का ड्रीम होता है मध्य प्रदेश का डीजी बनना है, जिले में एसपी बनना है, या रेंज में आईजी बनना, उसी तरह से आईएएस अफसर्स का भी एक ड्रीम रहता है कि हमको इंदौर में कलेक्ट्री का मौका मिले, भोपाल में मिले, ग्वालियर में मिले, जबलपुर में मिले, और कमिश्नर बनने का मौका मिले तो इंदौर और भोपाल में मिले। भोपाल के कमिश्नर कविंद्र कियावत निकट भविष्य में रिटायर होने वाले हैं, और उनको रिप्लेस करने के लिए जो नाम ब्यूरोक्रेसी में चल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स में चल रहे हैं, उसमें इंदौर के पूर्व कलेक्टर निशांत बरवड़े का नाम सबसे ऊपर है। आपको मालूम है निशांत बरवड़े जो हैं वो मुख्यमंत्री के पसंदीदा नौकरशाहों में हैं, उनके सचिवालय में रहे हैं, होशंगाबाद के कलेक्टर है, लंबे समय तक भोपाल के कलेक्टर रहे हैं, और पिछले दिनों जब जबलपुर कमिश्नर के रूप में उनका नाम चला था तब कई ब्यूरोक्रेट्स ने कहा था कि नहीं, इंतजार कीजिए, निशांत बरवड़े आने वाले समय में भोपाल के कमिश्नर होंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में जो बदलाव होना है उसमें निशांत बरवड़े ही भोपाल के संभाग आयुक्त होंगे, बशर्ते कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, जिनकी ऐसे हर प्रशासनिक निर्णय में बड़ी अहम भूमिका रहती है, वो निशांत बरवड़े के नाम पर स्वीकृति की मोहर लगा दें। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी तमाम चटपटी चुटीली खबरों के लिए, और आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे इसी समय ऐसी ही चटपटी खबरें लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए डिजाइनर न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।